गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम नहीं माना जाता, यानी औरतें दिन भर जो घर का काम करती हैं उसे कोई काम नहीं माना जाता। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। यानी हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के लोगों की देखभाल करना सुबह से लेकर शाम तक का ही काम होता है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस कार्य के प्रारंभ होने और उसके समाप्त होने का भी कोई निश्चित समय नहीं है। ये काम सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है, फिर भी इसे काम नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि घर के बाहर के काम कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो महिलाओं के मुकाबलों में पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए, अपनी बराबरी का दर्जा प्राप्त करने के लिए और समाज में समानता पाने के लिए महिलाओं ने क्या क्या संघर्ष किए, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। यानी आज के समाज में भी और पहले के समाज में भी शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा महिलाओं को समानता मिल सकती है और उनके लिए अवसर दिए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपको ये जो ब्लैंक ग्राफ दे रखे हैं, इस ग्राफ में आपको उन लोगों के चित्र बनाना है जो काम करते हैं। जैसे कौन क्या काम करता है, जैसे कि एक किसान है तो आपको यहाँ ये ब्लैंक जो दे रखा है इसके अंदर एक किसान का खेत में काम करते हुए फोटो बनाना है। एक मिल मजदूर है, आपको एक मिल मजदूर का फोटो बनाना है इस ब्रैकेट में। यहाँ इस ब्रैकेट में आपको एक नर्स का फोटो बनाना है। यहाँ पर आपको एक वैज्ञानिक का चित्र बनाना है जो साइंस के क्षेत्र में काम करता है। यहाँ एक पायलट का चित्र बनाना है और यहाँ पर एक शिक्षक का चित्र बनाना है। चलिए, अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब जो हमने चित्र बनाए हैं उसके जरिए हम ये जो तालिका दे रखी है इसको हम भरेंगे। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग करेंगे, यानी किस व्यवसाय में आपने पुरुषों के चित्र बनाए हैं और किस व्यवसाय के लिए आपने महिलाओं के चित्र बनाए हैं, ये हम करेंगे। शिक्षक के लिए आपने पुरुष चित्र बनाया या महिला चित्र बनाया। अगर आपने पुरुष चित्र बनाया तो इस जगह टिक कीजिए और आपने महिला चित्र बनाया है तो इस पे टिक कीजिए। किसान के लिए आपने पुरुष का चित्र बनाया है या महिला का, वो आपको इन दोनों में से टिक करना है। ऐसे ही मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक और पायलट के लिए आपने पुरुष का चित्र बनाया है या महिला का चित्र बनाया है, उस पर आपको टिक करना है। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? अब हमें ये देखना है कि ये जो 6 फोटोज हैं इसमें महिलाओं के फोटो अधिक हैं काम करते हुए या पुरुषों के अधिक हैं। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं, यानी और कौन सा व्यवसाय ऐसा है जिसमें हमने ज्यादातर पुरुषों के चित्र बनाए हैं। जैसे कि एक किसान, हमारे दिमाग में जैसे ही किसान का नाम आता है तो एक पुरुष चित्र उभर कर आता है, जबकि महिलाएं भी ज्यादातर किसान के साथ हेल्पर का काम करती हैं, लेकिन कभी भी हम एक किसान के रूप में महिला को नहीं देख पाते। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? और नर्स के लिए हम मोस्टली महिला का ही चित्र बनाते हैं, क्योंकि जहाँ नर्स का नाम आता है वहाँ हमारे माइंड में एक महिला का ही फोटो उभर कर आता है। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? और किसान के रूप में एक महिला का चित्र कम है और है तो क्यों है? तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं।
भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। हमारे भारत देश में 83.6% महिलाएं खेतों के अंदर काम करती हैं, जिसमें वो पौधे रोपती हैं, खरपतवार निकालती हैं, फसलों को काटती हैं और उनकी कुटाई करती हैं। फिर भी जब हम एक किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। उसके बावजूद जब हम किसान का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक पुरुष का फोटो ही उभर कर आता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि महिलाएं तो केवल हेल्पर का काम करती हैं। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार रहे, यानी उन्होंने अलग अलग व्यवसाय के चित्र बनाने के लिए दिए। अब देखिए किस व्यवसाय में बच्चों ने कितने पुरुषों के चित्र बनाए और कितने महिलाओं के चित्र बनाए। जैसे कि शिक्षक, तो शिक्षक के लिए पुरुष चित्र 5 आए और महिला चित्र 25 बनाए। यानी जब एक मैडम ने, रोजी मैडम ने एक शिक्षक का चित्र बनाने को कहा तो पुरुषों के चित्र 30 बच्चों में से 5 बच्चों ने तो पुरुषों के चित्र बनाए 5, और 25 चित्र जो हैं वो महिलाओं के बनाए। किसान का जब एक चित्र बनाने को बोला तो पूरे 30 के 30 बच्चों ने पुरुष चित्र ही बनाए, किसी ने भी महिला चित्र नहीं बनाया। मिल मजदूर के तो 25 चित्र मिल मजदूर के बनाए गए और सिर्फ 5 चित्र महिलाओं के बनाए गए। जब नर्स का चित्र बनाने को बोला तो पूरे 30 के 30 चित्र जो हैं, पूरी क्लास ने पूरे महिलाओं के 30 चित्र बनाए, नर्स में एक भी चित्र पुरुष का नहीं बनाया। वैज्ञानिक में 25 चित्र पुरुषों के बनाए गए और 5 चित्र महिलाओं के बनाए गए। पायलट में 27 चित्र पुरुषों के बनाए गए और 3 चित्र महिलाओं के बनाए गए। यानी हमने व्यवसाय में भी अलग अलग लिंग भेद कर दिया है। हमारे देश में ये प्रथा प्रचलित है कि किसान, वैज्ञानिक, पायलट, मिल मजदूर ज्यादातर पुरुष ही इस व्यवसाय को कर पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। यानी जब मैडम ने नर्स का चित्र बनाने के लिए कहा तो उन्होंने सारे महिला चित्र बनाए, और जब पायलट का बनाने के लिए कहा तो सभी ने पुरुष चित्र बनाए। यानी हमारे देश में ये मान्यता है कि नर्स का काम एक महिला अच्छी तरह से देख पाती है और पायलट का काम एक पुरुष कर पाता है। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से करती हैं, क्योंकि आज हमारे देश में ये मान्यता है कि कुछ पर्टिकुलर खास काम ही हैं जो महिलाएं घर के बाहर ही कर पाती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे देश में ये मान्यता है कि नर्स का काम एक महिला ही अच्छी तरह से संभाल सकती है, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीक और दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में दिमाग और तकनीक ज्यादा होती है। इसलिए पायलट का काम और वैज्ञानिक का काम लड़कियों की अपेक्षा लड़के अच्छी तरह से कर पाते हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वे सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है, और हमारे देश में ये रूढ़ी सालों से चली आ रही है। इसीलिए लड़कियों को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनने दिया जाता। ज्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर लड़के ही बनते हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें, और ज्यादातर परिवारों में लड़कियों को स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद शादी के लिए प्रेरित किया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन ही तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण हो जाता है। यानी
हमें चारों ओर से सभी बच्चों को दबावों का सामना करना पड़ता है। ये दबाव कभी अपने बड़ों के द्वारा दिया जाता है और कभी हमारे मित्रों के द्वारा दबाव डाला जाता है। रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि एक रेल का इंजन आदमी ही चलाते हैं, परंतु झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। लेकिन इस बात झारखंड के गरीब परिवार की 27 वर्षीय लड़की लक्ष्मी ने इस बात को गलत साबित कर दिया है कि रेल का इंजन सिर्फ आदमी ही चला सकते हैं। वे उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है, यानी उत्तरी रेलवे में वो इंजन चालक का काम करती है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जब माँ बाप का संघर्ष बच्चों के लिए अत्यधिक होता है तो वो बच्चे लाइफ में कुछ न कुछ काम करके दिखाते हैं। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बांटती थी। लक्ष्मी जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है और वो स्कूल के काम के साथ साथ घर के काम भी करती। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। उसने दिलो जान लगाकर स्कूल की पढ़ाई करी और पढ़ाई करके उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। फिर वे रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली कोशिश में पास हो गई। यानी जब हम किसी उद्देश्य को लेकर जी तोड़ मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन उस उद्देश्य को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही लक्ष्मी लाकरा के साथ भी हुआ। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़कियां के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। यानी लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है और अगर कोई ये कहता है ये काम लड़कियां नहीं कर सकती तो मैं उस काम को करके दिखाती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। लक्ष्मी ने कई बार ऐसा करके दिखाया जो लड़कियां नहीं कर सकती थी। जब वे इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और तब उसने तय किया कि वे इंजन ड्राइवर बनेगी। यानी उसने अपने लाइफ में सेट कर लिया था कि वे इंजन ड्राइवर बन के रहेगी, तो उसने जी तोड़ मेहनत करी और एक दिन वो रेल का इंजन ड्राइवर बन गई। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा था। जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं अच्छे से कर पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ। उसने ये कहा कि जब तक मैं किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रही, मेरे काम से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है और मैं अपने माता पिता की मदद कर रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। इस तरह से लक्ष्मी ने अपने बलबूते पर अपने फ्यूचर को सेट कर लिया। इसमें ये दे रखा है कि लड़कियां अगर चाहें तो अपने बलबूते पर अपनी एजुकेशन के बल पर ऊंचे से ऊंचा मुकाम प्राप्त कर सकती हैं। अब हम आज एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी के बाद आपको मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर आपको देना है। ये कहानी एक जेवियर नाम के बच्चे की है जिसका 10वीं क्लास का रिजल्ट बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश नहीं हुए। यानी जेवियर का जब 10th क्लास का रिजल्ट आया तो उसके साइंस और मैथ्स में बहुत कम नंबर आए, लेकिन जो उसके पसंदीदा सब्जेक्ट से इतिहास और लैंग्वेज उसमें उसके बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन उसका रिजल्ट देख के उसके माता पिता खुश नहीं हुए, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि गणित जेवियर के मैथ्स और साइंस में अच्छे नंबर आते। हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 60% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। यानी इस पर जेवियर ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मा, मैं साइंस और मैथ्स पढ़ना नहीं चाहता, मेरा इंटरेस्ट इतिहास में है और मैं इतिहास ही आगे पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य है?
यानी इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो, इतिहास में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, फ्यूचर में कुछ अच्छा बनना है, तो तुम्हें साइंस ही लेनी होगी। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। इस पर जेवियर कहता है कि मुझे साइंस और मैथ्स अच्छे नहीं लगती। इस उसके पापा कहते हैं समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। यानी उसके पापा उस पर ये प्रेशर डालते हैं कि तुम मैथ्स ही लो और साथ के साथ कंप्यूटर भी सीखना। मैथ्स और कंप्यूटर में सर्विस आसानी से मिल जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है बिल्कुल। हमें बच्चों की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। हमें बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा चाहे और अगर उसका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो वो हिस्ट्री में भी बहुत कुछ सीख सकता है और आगे चलकर एक लेक्चरर बन सकता है। आगे हम पढ़ेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी अगर हम हमारे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमें सीखना होगा। और हम सीखेंगे कैसे? स्कूल जाकर। स्कूली शिक्षा प्राप्त कर कर ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। सारे सारे गुण, सारी खूबियाँ, रहने का तरीका, सब कुछ हमें स्कूल से ही मिलता है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक से अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। तो आज के ज़माने में बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात हो गई है, क्योंकि आज के ज़माने में हर माँ बाप जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ हों, सभी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात है या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। यानी आप आज हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, बहुत कम बच्चे स्कूल जाते होंगे। नहीं, आज के ज़माने में हर बच्चा, मोस्टली 99% बच्चे स्कूल जाते हैं। आज की हमारी सरकार ने बच्चों की स्कूली सुविधाएं बहुत ज़्यादा मुहैया करा दी हैं। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पर गवर्नमेंट स्कूल खुल गए हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल भी खुल गए हैं। तो अब चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सभी के लिए स्कूल जाना बहुत आसान बात हो गई है। परंतु अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसमें बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। यानी ज़्यादातर बच्चों को थोड़े से बड़े होने पर उनके बुजुर्गों का व्यवसाय सिखा दिया जाता था। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन्हें उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यानी जिन समाजों में लड़कों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था, लेकिन लड़कियों पर इतनी पाबंदी थी कि उन्हें एक अक्षर तक नहीं सिखाया जाता था। यहाँ तक कि परिवारों में भी जहाँ कुमारी और बुनकरी हस्तकला सिखाई जाती थी, ये धारणा थी कि औरतें केवल सहायता वाले काम करेंगी, पूरा कुम्हार का चाक औरतें नहीं चलाएंगी। औरतें सिर्फ मिट्टी गीली करेंगी और बर्तन के लिए मिट्टी को इकट्ठा करेंगी। चूंकि वे चाक नहीं चला सकती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार भी नहीं माना जाता था, सिर्फ उनसे हेल्परी के काम कराए जाते थे। 19वीं शताब्दी में, यानी आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व, शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। यानी आज से 200 वर्ष पूर्व, यानी 1800 में धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आया, स्कूल खोले गए और जिन समाजों में कभी पढ़ना लिखना तक नहीं सीखा था, वहाँ वो लोग अपने बच्चों को धीरे धीरे स्कूल पहुंचाने लगे। लेकिन उस समय भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। यानी उस ज़माने में भी लड़कियों की शिक्षा को अनुचित ही माना गया। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उस ज़माने में भी स्त्रियों की शिक्षा को कुछ लोगों ने अनिवार्य माना और बहुत से स्त्री और पुरुषों ने स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने के लिए कई आंदोलन और कई संघर्ष किए। आइए हम राज सुंदरी देवी,
जो 1800 से 1890 की बात है उनका अनुभव पढ़ते हैं, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, यानी जब वो 60 साल की थी तो उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, यानी अपने खुद के जीवन के बारे में लिखा। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी, यानी उनकी पुस्तक का नाम था आमार जीवन। ये बांग्ला में थी, बांग्ला भाषा में थी, और ये भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी थी। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी, यानी वो बहुत पैसे वाले परिवार में पैदा हुई थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है, यानी उस समय ये अंधविश्वास था कि अगर लड़की पढ़ लिख जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो वो जल्द से जल्द विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि समाज में पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। कहा जाता था कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। तो उन्होंने राज सुंदरी देवी ने शादी के बाद छुप छुप कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अत्यंत राज सुंदरी देवी बता रही हैं कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था, यानी वो सुबह से लेकर और देर रात तक काम करती थी। उस समय में केवल 14 वर्ष की थी, यानी उस समय वो केवल कितने साल की थी? 14 साल की। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी, यानी उनके दिल में एक इच्छा जागने लगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना सीखना चाहिए और एक धार्मिक पांडुलिपि यानी धार्मिक ग्रंथ मैं पढ़ूंगी। मैं अभागी थी उन दिनों, यानी बदकिस्मत थी उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। क्योंकि मैं बदकिस्मत इसलिए थी क्योंकि उस समय में उनके समाज में स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। यानी वो बाद में स्वयं ही सोचने लगी कि क्या भाई हमारे समाज में तो स्त्रियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, फिर मैं क्यों पढ़ूं, मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों पढ़ने की लग गई है। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भगवत एक संत की जीवनी है, यानी चैतन्य भगवत एक संत की जीवनी है, वो पढ़ रही हूँ। यानी सपने में उन्होंने देखा कि वो एक संत की जीवनी पढ़ रही है। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। यानी राज सुंदरी देवी जब किचन में खाना बना रही थी तो उनके पति ने अपने बेटे से कहा कि विपिन, मैंने यहाँ चैतन्य भागवत छोड़ी है, जब मैं मंगाऊं तो उसे लेते आना। और उन्होंने भी सपने में यही देखा था कि वो चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। यानी मैंने चुपके से उसका एक पन्ना फाड़ लिया और उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वे मेरे हाथ नहीं दिखना चाहिए था। यानी उसे छुपाना बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वो किसी को उनके हाथ में वो पन्ना दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि उस ज़माने में औरतों को पढ़ाना एक अपराध माना जाता था और औरतों के हाथ में पुस्तक या नोटबुक कुछ भी ऐसी चीज़ बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, और उस समय मेरा बड़ा बेटा जो था वो ताड़ के पत्ते, यानी बड़े बड़े ताड़ का पेड़ होता है ना, उसके पत्तों पर अक्षर बनाना सीख रहा था। पहले ताड़ के पत्तों पर ही स्लेट्स वगैरह नोटबुक्स वगैरह नहीं होती थी, तो पहले पेड़ों के जो पत्ते होते थे उन्हीं पर ही पढ़ाई लिखाई की जाती थी। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया, यानी उन पत्तों में से भी एक पत्ता मैंने छिपा लिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए अक्षरों से करती। यानी अब क्या करती, उन्होंने जो किताब का पन्ना फाड़ा था उसमें से अक्षर याद करती और फिर बिना देखे पत्तों पर अक्षर लिखती थी। यानी इस तरह वो छुप छुप के पढ़ाई करती थी। जो मैं दिन भर में सुनती
अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख सकी। यानी वो फिर धीरे 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 वो कोशिश करती रही छुप छुप के, और एक दिन वो पढ़ना सीख गई। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। यानी उन्होंने जब चैतन्य भागवत पढ़ी तो उससे उनके दिमाग में स्वयं की एक आत्मकथा लिखने का विचार आया, और उन्होंने उस आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में बताया, और फिर स्त्रियों के पे जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने बताया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे ज़रा बैठकर कुछ खा लें। यानी वो इतनी बिजी होती थी, दिन भर तो घर के काम करती थी और रात में वो छुप छुप कर अपनी जीवनी लिखती थी, यहाँ तक कि उन्हें खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। अब हम एक स्त्री के बारे में और पढ़ेंगे जिनका नाम था रुकैया सखावत हुसैन, और लेडी लैंड का उनका सपना। ये एक स्त्री थी जिन्होंने किस तरह अपने सपने को पूरा किया। इससे पहले हमने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रुकैया सखावत के बारे में। रुकैया सखावत हुसैन 1880 में पैदा हुई थी। एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। उनके पास भी बहुत सारी ज़मीन थी, जैसे कि राजसुंदरी देवी के पास थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेज़ी सिखाने से रोका गया। यानी उन्हें उर्दू तो पढ़ना लिखना आती थी, क्योंकि उस ज़माने में घर की जो आम बोलचाल की मातृभाषा थी वो उर्दू ही थी, तो उन्हें उर्दू तो पढ़ना आती थी रुकैया सखावत को, लेकिन उन्हें इंग्लिश और अंग्रेज़ी या बंगला पढ़ने से रोका गया। उस समय अंग्रेज़ी को एक ऐसी भाषा के रूप में जाना जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। यानी उस ज़माने में अंग्रेज़ी को एक ऐसी भाषा मानते थे कि अंग्रेज़ी पढ़कर लड़कियों में बदलाव पैदा हो जाएगा, वो परिवर्तन ले आएंगी, वो घर की चार दीवारी से निकलकर अपने आप को बेहतर बनाएंगी। जबकि हमारा समाज ऐसा नहीं चाहता था। हमारा समाज चाहता था कि लड़कियां घर के अंदर ही रहें और घर के कामों को पूरा करें। इसलिए लोग अंग्रेज़ी को ठीक नहीं मानते थे और लड़कियों को अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए अधिकतर अंग्रेज़ी लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखा। रुकैया को लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसने अपने बड़े बहन भाइयों से अंग्रेज़ी पढ़ना सीख लिया। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी, यानी एक राइटर बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेज़ी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। यानी उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए, उस पर कमांड हासिल करने के लिए एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। यानी कहानी में एक सुल्ताना नाम का किरदार था जो लेडीलैंड नाम के एक जगह पर पहुंचती है। लेडीलैंड एक ऐसा स्थान है जहां स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। यानी उनकी कहानी में लेडीलैंड जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने की, काम करने की और अपनी मर्जी से कुछ भी आविष्कार या खोज करने की स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। यानी उनकी जो कहानी थी सुल्ताना का स्वप्न, उसमें वो सारे वैज्ञानिक आविष्कार करती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते थे। यानी इस कहानी में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। यानी पुरुषों के लिए एक अकेला स्थान बना दिया जाता है, वहाँ पुरुषों को भेज दिया जाता है। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वे केवल स्वप्न देख रही थी। यानी उसी वक्त उसकी आँख खुल जाती है और वो ये सोचती है कि मैं तो केवल एक सपना देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज़
और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। यानी जिस ज़माने में लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता था, उस ज़माने में रुकैया जैसी लड़कियां लड़कियों के हवाई जहाज और कार चलाने का सपना देख रही थी। तो कितना बड़ा बदलाव लाना चाहती थी रुकैया, हमारी स्त्रियों में, हमारी लड़कियों में कितना बड़ा बदलाव करना चाहती थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। यानी अंग्रेजी शिक्षा ने, जब उसने अपने भाई बहनों से अंग्रेजी पढ़ी तो उस अंग्रेजी शिक्षा ने उनका जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, यानी वो खुद एजुकेटेड होकर संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं हुई। वो चाहती थी कि जिस तरह मैं शिक्षित हूँ उसी तरह हमारे समाज की दूसरी लड़कियां भी शिक्षित बने, वो भी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए और वो अत्याचार का खुलकर सामना कर सकें। शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उनसे उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। यानी शिक्षा के जरिए उन्होंने लिखने और पढ़ने की शक्ति नहीं सीखी, यानी उससे भी ज़्यादा उनके अंदर शक्ति आ गई। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो आज भी कार्यरत है। यानी 1910 में रुकैया सखावत हुसैन ने एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो कलकत्ता में आज तक चलता है। हमने पढ़ा कि किस तरह से पहले ज़माने में स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, लेकिन उस ज़माने में भी बहुत सी लड़कियों ने पढ़ लिख कर अत्याचारों का सामना किया और दूसरी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी अत्यधिक प्रयत्न किए। तो आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे।